जिसकी आवाज कानों में पड़ते ही ज़हन में उसकी पहचान खुद ब खुद दस्तक दे जाती है। दीदार के लिए निगाहें दूर तक चली जाती है। बुलेट की सवारी की ख्वाहिश रखने वाले हर किसी शख्स के मुंह से यही लाइनें निकलती हैं। इसके चाहने वाले कहते हैं, बाइक हो तो बुलेट जैसी, वरना पैदल ही ठीक। शायद बुलेट को देखकर हम में से ज्यादातर लोगों के दिल से यही आवाज निकलती होगी। आज रॉयल एनफील्ड की बाइक्स रोड के साथ लोगों के दिमाग में बुलेट की तरह दौड़ रही है। एक समय था जब बुलेट की पेरेंट कंपनी इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन एक शख्स ने इसे फिर से शान की सवारी बनाने का बीड़ा उठाया और ऐसा करके दिखा दिया। आज रॉयल एनफील्ड की बाइक्स लोगों के दिलों पर राज करती है। Hello and welcome back to our channel BizBuzz, where you will get all the buzz about the business। बात है साल 1851 की, जब जॉर्ज टाउन सेट ने इंग्लैंड के अंदर सिलाई मशीन की सुई बनाने का काम शुरू किया था। साल 1882 में उसके बेटे ने उसके बिजनेस को आगे बढ़ाया और साइकिल के कुछ पार्ट बनाने का काम भी शुरू कर दिया। उसके बेटे ने कुछ साल बाद खुद की साइकिल बनाना भी शुरू कर दिया, लेकिन इससे इन्हें बहुत नुकसान होने लगा था और 1851 के अंदर रॉबर्ट जॉब हॉकर स्मिथ और रॉबर्ट ईडी ने मिलकर इस कंपनी को खरीद लिया। साल 1892 के अंदर इस कंपनी का नाम बदलकर ईडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड रख दिया और फिर उसके एक साल बाद ब्रिटिश आर्मी के लिए उसे कुछ साइकिल बनाने का ऑर्डर मिला और फिर उसने कंपनी का नाम बदलकर एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग रख दिया। कुछ टाइम के बाद उसे रॉयल एनफील्ड नाम यूज करने की भी अनुमति मिल गई थी। साल 1898 में रॉयल एनफील्ड ने पहली बार मोटर से चलने वाली क्वाडी साइकिल बनाई थी और फिर कंपनी ने अपना नाम बदलकर द एनफील्ड साइकिल लिमिटेड रख दिया और 1901 में कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल को लंदन में स्टैनली साइकिल शो में लॉन्च किया। सभी लोग इस मोटरसाइकिल को देखते ही रह गए और फिर उसके बाद साल 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके दौरान बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस की सेनाओं के लिए इसने मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन किया था और फिर उसके बाद 1924 के अंदर अपनी पहली स्पोर्ट बाइक 351 को लॉन्च किया। इस स्पोर्ट बाइक के गियर को पैर से बदलना पड़ता था। उस टाइम के अंदर 1 एकड़ में फैली हुई रॉयल एनफील्ड कंपनी के अंदर आग लग गई थी। आग लगने के बाद 1932 में बुलेट का जन्म और इस बुलेट को पहली बार लंदन के ओलंपिक मोटरसाइकिल शो में प्रदर्शित किया गया था। फिर उसके बाद साल 1933 में बॉब वॉकर स्मिथ का निधन हो जाता है और उसके बेटे मेजर फ्रैंक स्मिथ को एमडी बनाया जाता है। फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जब बहुत कंपनियों को मोटरसाइकिल की जरूरत हुई और तब इसने कई देशों के लिए मोटरसाइकिल बनाई थी। इनमें से भी सबसे ज्यादा 125 सीसी एबोट मोटरसाइकिल को बनाई थी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1949 में कंपनी ने 385 सीसी और 500 सीसी के मॉडल को यूके में लॉन्च किया। इन दोनों बुलेट की खास बात ये थी कि ये दोनों बुलेट में इंजन को छोड़कर लगभग सब कुछ सेम था। फिर एक इंडियन बिजनेसमैन KR सुदर्शन अय्यर को एक बुलेट बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि इसे ब्रिटेन से इंडिया लाना है। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स 1949 से इंडिया में बिक रही है। फिर बुलेट को इंडिया में लाने के लिए इसने मद्रास मोटर कंपनी की शुरुआत की और फिर 1952 में सरकार ने इंडियन आर्मी के लिए 800 बुलेट का ऑर्डर दिया था। वो उस जमाने के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर था। पूरे 800 बुलेट का ऑर्डर पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड को इंडिया में असेंबली यूनिट बनाना पड़ा। भारतीय सरकार ने 1954 में पाकिस्तान बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों और आर्मी की पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए 800 मोटरसाइकिल का ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर ब्रिटेन की एनफील्ड साइकिल कंपनी को बुलेट 350 के लिए दिया गया था। उस जमाने का यह बड़ा बल्क ऑर्डर था। इन बाइक्स को कंपनी के रेडिच प्लांट में तैयार किया गया था। सही मायने में इंडिया में बुलेट का सफर यहीं से शुरू हुआ। इस बल्क ऑर्डर के बाद ब्रिटेन की रेडिच कंपनी ने 1955 में इंडिया की मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर 350 सीसी बुलेट की असेंबलिंग के लिए कंपनी बनाई, एनफील्ड इंडिया। साल 1955 के अंदर इंडिया में बुलेट की मांग देखते हुए मद्रास मोटर के साथ पार्टनरशिप करके चेन्नई के तिरुवनंतपुरम में रॉयल एनफील्ड की फैक्ट्री बनाई और इस फैक्ट्री में एक साल के अंदर 163 बाइक बनती थी। लेकिन 1967 में कंपनी के पास सिर्फ 2 मॉडल बचे थे और बहुत कम लोग इस मॉडल को ले रहे थे। पहले ब्रिटिश फर्म रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाती थी। साल 1971 में ब्रिटिश कंपनी के बंद होने के बाद इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बुलेट के राइट्स खरीद लिए, लेकिन 1970 से 1980 के बीच
रॉयल एनफील्ड के मैनेजमेंट की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे कंपनी भारी बोझ के तले दब गई। वहीं 1990 में सीडी 100 के आने से भी रॉयल एनफील्ड को झटका लगा। बुलेट बाजार से तकरीबन बाहर हो चुकी थी। 1994 में आयशर ने बुलेट पर भरोसा जताते हुए इस कंपनी को खरीद लिया। उस टाइम के अंदर राजदूत ज्यादा बिकती थी और सभी लोग इसको ही ले रहे थे। फिर साल 1993 में कंपनी ने पहली डीजल इंजन वाली बाइक को लॉन्च किया, लेकिन साल 1994 में कंपनी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और यूके में जो कारखाने थे वो सभी बंद करने पड़े। लेकिन इंडिया में बुलेट बनाना जारी रखा। ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला और कंपनी को बहुत नुकसान होने लग गया था। मार्केट में कई सारी गाड़ियां आ गई थी जिसकी वजह से बुलेट को बहुत कम लोग ले रहे थे। जब अंत में बहुत लॉस होने लग गया तब साल 1994 में इंडिया में ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी आयशर ग्रुप को कंपनी को बेच दिया और इस ग्रुप ने इस कंपनी का नाम रॉयल एनफील्ड मोटर लिमिटेड रख दिया। आयशर ग्रुप को लगा कि हम इंडिया के अंदर इस गाड़ी की मार्केटिंग करेंगे तो इंडिया के मार्केट में ये गाड़ी चल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साल 2000 के अंदर आयशर ग्रुप को इस बुलेट की वजह से 20 करोड़ का घाटा हुआ था और सभी मेंबर ने सोचा कि इस बुलेट के प्लांट को बंद कर देते हैं और सभी लोग मिलकर इस रॉयल एनफील्ड को बंद करने वाले थे। तभी आयशर ग्रुप के मालिक विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल की एंट्री होती है। सिद्धार्थ लाल खुद एक राइडर थे और उसे बुलेट के बारे में पता था। उसने सभी मेंबर्स से 2 साल का वक्त मांगा और वो आयशर ग्रुप के सीईओ भी बन गए थे। ग्रुप के अंदर 15 बिजनेस चलते थे। उसके अंदर ट्रैक्टर बनाना, ट्रक, फुटवेयर, गारमेंट्स और मोटरसाइकिल के बिजनेस थे। लेकिन सिद्धार्थ ने 15 में से 13 बिजनेस को बंद कर दिया और ट्रक और मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया। सिद्धार्थ लाल का मानना था कि बहुत सारे बिजनेस करने से अच्छा है कुछ बिजनेस में मार्केट लीडर बनना। साल 2000 में आयशर ग्रुप को घाटा हुआ। ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की राय में रॉयल एनफील्ड को बेचना या बंद करना सही फैसला था। ग्रुप के इस डिवीजन को 20 करोड़ का घाटा हुआ था। विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने डिवीजन को नेट प्रॉफिट में लाने के लिए 24 महीने का समय मांगा। सिद्धार्थ डिवीजन के हेड बने और सबसे पहले उन्होंने जयपुर का नया एनफील्ड प्लांट बंद किया। फिर डीलर डिस्काउंट खत्म किया जिससे कंपनी पर हर महीने 80 लाख रुपए का भार पड़ रहा था। सिद्धार्थ लाल ने कुछ साल पहले कहा था, डू और डाई डेडलाइन के चलते मुझे कड़े फैसले लेने पड़े थे। उस समय सिद्धार्थ लाल और उनकी टीम ने पाया कि मोटरसाइकिल का मतलब है लंबी दूरी को एंजॉय करना। सिद्धार्थ ने तय किया कि दूसरे मार्केट या सेगमेंट में उतरने से अच्छा है कि मौजूदा ब्रांड को मजबूत करने की कोशिश की जाए। सिद्धार्थ ने उस समय कहा था, इन बाइक्स का कोई मार्केट न भी हो तो भी हम इसे आगे बढ़ाएंगे, भले ही हमें मार्केट खड़ा करने में 10 साल और लग जाए। सिद्धार्थ ने शहर के 18 से 35 साल के युवाओं को टारगेट करते हुए साल 2001 में 350 सीसी बुलेट इलेक्ट्रा उतारी। इसे कई कलर्स और इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन के साथ लॉन्च किया गया। इसकी मार्केटिंग यंग मोटरसाइकिल के तौर पर की गई। इलेक्ट्रा से मिली कामयाबी के बाद 2002 में कंपनी ने थंडरबर्ड पेश की। इसे सीरियस मोटरसाइकिलिंग सेगमेंट के लिए लाया गया। ब्रेक्स और गियर की पोजीशनिंग नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह दी गई। पहले बुलेट के ब्रेक राइट और गियर लेफ्ट पैर में होते थे। इनमें कुछ बदलाव किए गए और फिर 2002 से सफर चलता गया। कंपनी मुनाफे में पहुंची और एक के बाद एक भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड की नई बाइक्स पेश की जाती रही। इससे ठीक पहले सिद्धार्थ ने 150 करोड़ के निवेश से चेन्नई में एक नया प्लांट खोला था जिसकी क्षमता सालाना 3 लाख मोटरसाइकिल बनाने की थी। 2009 में क्लासिक 350 और 500 उतारी गई। 2013 के आखिर में कैफे रेसर 535 सीसी कॉन्टिनेंटल जीटी को लॉन्च किया गया। सिद्धार्थ ने रिटेल आउटलेट्स और मार्केटिंग पर काफी ध्यान दिया। उन्होंने ऐसे आउटलेट्स शुरू किए जहां बाइक खरीदने वालों को बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके। रॉयल एनफील्ड बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड भी ऑर्गेनाइज करती रहती है। 2012 में कंपनी की 81,464 मोटरसाइकिलें बिकी, जबकि 2013 के दौरान 1,23,018 यानी 51% की ग्रोथ थी। रॉयल एनफील्ड ने 2018 में 3,54,740 यूनिट बेची है। यह पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। सिद्धार्थ लाल कहते हैं, कंपटीशन से मैं परेशान नहीं होता, हमने ही 250 सीसी प्लस मोटरसाइकिल का मार्केट बनाया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए बिजबस के साथ। टिल देन, गुड बाय।